औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students of BS 5th semester course Environmental Chemistry। से पहले के लेक्चर में हमने वाटर क्वालिटी को डिस्कस किया था। वाटर क्वालिटी में हमने मुख्तलिफ पैरामीटर्स डिस्कस किए जिनकी टर्म्स में आप वाटर क्वालिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। दैट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन और उसकी सोर्सेज भी हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम दो तरह की सोर्सेज का जिक्र किया था, पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज में इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं, कमर्शियल सोर्सेज हैं, और नॉन पॉइंट सोर्सेज में सेवेज जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, अर्बन रन ऑफ है और वेहिकुलर एमिशंस है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिटर्जेंट्स एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। कि डिटर्जेंट्स, जब पानी हार्ड हो तो उसके ऊपर डिटर्जेंट्स का क्या इफेक्ट होता है, और डिटर्जेंट्स जो है पानी को किस तरह पोल्यूट करते हैं, उनका जो इफेक्ट है, पोल्यूटिंग इफेक्ट, वो भी डिस्कस करेंगे। कि डिटर्जेंट्स, कौन कौन से ऐसे डिटर्जेंट्स हैं जिनके ऊपर बैन लगाया जा चुका है, और कौन कौन से ऐसे डिटर्जेंट्स हैं जो अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ जो है कि कुछ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप वो गौर से देखें। The topic is about the hardness and detergents। डिटर्जेंट्स के बारे में और हार्डनेस के बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेन वाटर है इट इज एसिडिक इन नेचर। तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है पिछले लेक्चर्स में, ये चीज़ आपको कंफर्म हुई होगी, आपको ये पता चल गया होगा कि एसिड जो बारिश का पानी होता है इट इज एसिडिक इन नेचर। इट इज अ pH ऑफ 5.7। तो जब ये बारिश का पानी चूंकि एसिडिक होता है, व्हेन इट परलोकेट्स थ्रू द सॉइल, जब ये मट्टी से गुजरता है, मट्टी के अंदर से गुजरता है, तो ये जो है मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शंस होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है ये बेसिक हो जाता है, इसका पीएच जो है वो रेज होना शुरू हो जाता है, इट रेजेस। सॉइल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपके पास जो सॉइल का पीएच, जो पानी का पीएच है, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और इंक्रीज़ होने की वजह ये है कि मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं। आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटॉन इज एक्सचेंज बाय सर्टेन कैटाइंस। मुख्तलिफ कैटाइंस की जो सॉइल के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ मिनरल्स जो मौजूद होते हैं, जैसे लाइमस्टोन है, क्ले पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर जो आयंस है, जैसे कैल्शियम आयंस है, मैग्नीशियम आयंस है, दे एंटर द वाटर, वो पानी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और पानी जब इन आयंस के साथ जो है वाटर बॉडीज़ में एंटर होता है, तो वाटर बॉडीज़ में कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पानी हार्ड हो जाता है, इट बिकम्स हार्ड। तो हार्ड वाटर को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की जो कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, या इसमें बाइकार्बोनेट्स जो है कैल्शियम के और मैग्नीशियम के पाए जाते हैं, और साथ साथ सल्फेट्स और क्लोराइड्स भी जो है, क्लोराइड्स ऑफ सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर आल्सो प्रेजेंट इन वाटर इन एक्सेसिव अमाउंट्स। सो हार्डनेस दो तरह की है, ये आपने पिछले क्लासेस में शायद मेट्रिक लॉ में ये चीज़ डिस्कस की हो, दैट इज टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। Permanent hardness is due to the chlorides and sulfates of calcium and magnesium, and while temporary hardness is due to the bicarbonates of calcium and magnesium. लेकिन ये कहा जाता है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा हो जाए तो उस केस में पानी का पीएच ज़्यादा होता है और पानी हार्ड होता है। और इसके अलावा ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि इसके बरक्स जो पानी होता है उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है बनिस्बत हार्ड वाटर की। और ये चीज़ हमें बताता है कि अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इज प्रेजेंट इन वाटर, तो ये चीज़ हमें इस चीज़ की बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि पानी का पीएच जो है इज लो, कम है, क्योंकि हमारे पास जो लाइमस्टोन है और क्ले पार्टिकल जो है जो पानी के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम होती है सॉफ्ट वाटर में। ये सॉफ्ट और हार्ड एपिलेशन जो है, ये जो कि पानी आया सॉफ्ट है या हार्ड है, ये बहुत इफेक्ट करती हैं ये
रिफ्लेक्ट करती हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बताती हैं कि जो डबली चार्ज आयंस हैं जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो हैं दे कैन प्रेसिपिटेट डिटर्जेंट्स, ये डिटर्जेंट्स को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। वाटर डिटर्जेंट्स आर यूज एज क्लेंजिंग एजेंट्स, ये क्लेंजिंग एजेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स को वॉश करने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए, और डिशेस जो होती हैं, जो बर्तन होते हैं उनको वॉश करने के लिए डिश वॉशर्स होते हैं, उसके अंदर भी डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं, लॉन्ड्रीज के अंदर डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं। और डिटर्जेंट जो है ये बेसिकली लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इनके साथ साथ इनमें पोलर हेड्स भी होते हैं या आयनिक हेड ग्रुप्स भी होते हैं। इनकी जो डायग्राम है, डायग्रामेटिकली भी चीज़ आपको बताई गई है, अगर आप देखें गौर से, ये आपको ऊपर देखिए लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, ये देखिए लॉन्ग टेल है, इसकी हाइड्रोकार्बन टेल है, और साथ में आपके पास इसमें एक आयनिक ग्रुप है, स्मॉल आयनिक हेड है जो वाटर सॉल्युबल होता है या हाइड्रोफिलिक होता है, और जो ये लॉन्ग चेन का हाइड्रोकार्बन का ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये जो आपके पास जो आयनिक पोर्शन है, इट माइट बी कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, सल्फोनेट ग्रुप भी हो सकता है, या ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है। ये नेचुरल सोप्स हैं, जैसे कि एनिमल फैट से इनको बनाया जाता है। सोप्स भी ख़ास किस्म के क्लीनिंग एजेंट्स हैं, सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे सोडियम स्टीरेट है, ये सोप है, सोप का फार्मूला है। और जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल आपके पास है सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ये आपके पास जो है ये सिंथेटिक डिटर्जेंट है जिसको क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब नुकसान क्या है कि अब जब हार्ड वाटर की बात करते हैं तो हार्ड वाटर में आपके पास जो पानी में जो डिटर्जेंट्स होते हैं, दे आर प्रेसिपिटेटेड ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं वो पोलर पार्ट या जो आयनिक पार्ट होता है डिटर्जेंट्स का या सोप्स का, उसके साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, इंटरेक्ट करके उनको प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो क्लीनिंग इफेक्ट होता है या जो उनकी क्लीनिंग एक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। ये कहा जाता है कि जब सॉफ्ट वाटर में आप डिटर्जेंट्स को डालते हैं तो वो दे एग्रीगेट इनटू माइसेल्स, वो माइसेल्स बना देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली चीज़ बताई गई है कि दीज फॉर्म माइसेल्स, ये इस तरह की शक्ल है, देखिए ये माइसेल्स हैं, इनको माइसेल्स कहते हैं, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द वाटर, ये पानी के अंदर की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। जो नॉन पोलर पार्ट है या जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है या जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, लॉन्ग टेल्स हैं, दे आर डायरेक्टेड इनसाइड द वाटर, ये पानी के अंदर की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। और जो पोलर पार्ट्स होते हैं या आयनिक पार्ट्स होते हैं, दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ होते हैं। इन वाटर पानी में ये आउटवर्ड की तरफ और बाहर की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पूरा एक आपके पास जो एक किस्म की इसके ऊपर चार्ज होता है, इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज होता है माइसेल्स के ऊपर। और माइसेल्स जो होते हैं, एक ये सॉफ्ट वाटर में जो है ये जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कि मतलब इसी तरह का एक दूसरा माइसेल बनेगा तो इनके क्योंकि सेम चार्जेस होंगे, सेम चार्जेस, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड दे आर सस्टेन्ड इन सॉफ्ट वाटर, ये पानी के अंदर सॉफ्ट वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, और ये जो है क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं सॉफ्ट वाटर के अंदर, जहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। जैसे इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि चूंकि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो इनसाइड द वाटर इनकी डायरेक्शन होती है, और जो पोलर हेड्स होते हैं दे आउटसाइड द वाटर, और जब इनको सॉफ्ट वाटर में डाला जाता है तो माइसेल्स बनाते हैं, और ये माइसेल्स जो होते हैं ये एग्रीगेट नहीं करते, मतलब ये एग्रीगेट इनटू माइसेल्स, एग्रीगेट बना देते हैं, झमकट्टे बना देते हैं माइसेल्स के, और जिसमें इनकी जो हाइड्रोकार्बन पोर्शंस होते हैं या टेल्स होते हैं, दे आर इनसाइड द वाटर एंड पोलर ग्रुप्स आर पॉइंटिंग टू आउटवर्ड और दी आउटवर्ड द वाटर, ये पानी के बाहर की तरफ होते हैं, उनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। तो हाइड्रोकार्बन इंटीरियर जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, इट सोलबलाइजेज माइसेल्स का जो हाइड्रोकार्बन इंटीरियर होता है, जो इंटीरियर पोर्शन होता है, जो हाइड्रोकार्बन टेल पर मुश्तमिल होता है, वो ग्रीस को या डर्ट पार्टिकल्स को क्या कर देता है, सोलबलाइज कर देता है, उनको डिजॉल्व कर लेता है। इसी किससे, कपड़ों से या डिशेस से या उन आइटम्स से जिनको आप धोते हैं, उससे क्या होता है, मैल जो होती है उन चीज़ों से या ग्रीस वगैरह जो होता है वो कपड़ों से या बर्तनों से आसानी से जो है वो धुल जाता है। सॉफ्ट वाटर में माइसेल्स जो होते हैं जो फ्लोट फ्रीली, ये आसानी से जो है फ्लोट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं माइसेल्स, एंड दे आर सस्टेन्ड इन सॉफ्ट वाटर, ये सॉफ्ट वाटर में मौजूद होते हैं। दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एग्रीगेटिंग विद वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ झमगट्टे बनाने से प्रिवेंटेड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ झमगट्टे नहीं बनाते, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इनके ऊपर सिमिलर चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनमें रिपल्जन होती है,
जो इनके पोलर हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स होते हैं वो उनकी वजह से इनके ऊपर चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उनकी रिपल्जन की वजह से ये एग्रीगेट नहीं करते, एक दूसरे के साथ चमकट्टे नहीं बनाते। जैसे आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इनकी पोलर ग्रुप्स जो है, पोलर हेड ग्रुप्स। तो इसी वजह से इनकी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपल्जन की वजह से एक दूसरे के साथ एग्रीगेट्स नहीं बनाते हैं, एग्रीगेट नहीं करते। अच्छा, फिर क्या आगे जो कहा जाता है कि सोलबलाइजेशन प्रोसेस जो होता है ये हार्ड वाटर में प्रिवेंटेड होता है। मतलब ये कि जो ग्रीस या डर्ट पार्टिकल्स जो होते हैं इन द इंटीरियर ऑफ द हाइड्रोफोबिक पोर्शन, इन द इंटीरियर हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है माइसेल्स का, उसमें ये सोलबलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। वजह क्या है, क्यों नहीं होता? क्योंकि पोलर हेड जो होते हैं मोस्टली, चूंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं पोलर हेड्स, ये क्या करते हैं, दे इंटरेक्ट विद डाइवैलेंट कैटायंस सच एज कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस एंड प्रेसिपिटेट। वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ इंटरेक्ट करके प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अब क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती हार्ड वाटर में, जिस तरह की क्लीनिंग एक्शन सॉफ्ट वाटर में परफॉर्म की जा सकती है बाय डिटर्जेंट्स। माइसेल्स जो है दे आर अनअवेलेबल फॉर सोलबलाइजिंग डर्ट वर्स। मतलब ये माइसेल्स जो होते हैं ये मौजूद ही नहीं होते हार्ड वाटर में, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और डर्ट को वो सोलबलाइज नहीं कर सकते, मैल को वो सोलबलाइज नहीं कर सकते। और इससे भी बदतर हालत तब होती है जब प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो कम ही हो जाए, वो चिमटते हैं उन बर्तनों के साथ या उन चीज़ों के साथ जिनको आप साफ करते हैं, उनके साथ जो आपके पास जो उनके साथ जो प्रेसिपिटेट्स हैं माइसेल्स के, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ, उस कमी होकर उनके साथ चिमट जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी होती है उन चीज़ों की जिनको आप धोते हैं वो ख़राब हो जाती है। कंसिक्वेंटली इसके नतीजे में कि जो एरिया, ऐसे एरिया जिनमें हार्ड वाटर मौजूद है, तो क्लीनिंग एक्शन जो है डिटर्जेंट्स की या सोप्स की जो है उसको वो सही तरीके से नहीं हो सकती क्लीनिंग एक्शन, वो सही तरीके से क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसमें क्या किया जाता है कि इनके अंदर कुछ खास किस्म के एजेंट्स डाले जाते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर, जिनको बिल्डर्स कहते हैं। लॉन्ड्री ट्रेड के अंदर जो धोबी घाट होता है या कपड़े धोना या बर्तन धोने का जो जो इदारे होते हैं, उनके अंदर जो है डिटर्जेंट्स के अंदर जो है खास किस्म के एजेंट्स डाले जाते हैं, जिनको हम बिल्डर्स कहते हैं। और ये बिल्डर्स क्या करते हैं, दे टाई अप पॉलीवैलेंट कैटायंस। ये पॉलीवैलेंट कैटायंस को जकड़ लेते हैं, उनको टाई कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उनको, और प्रिवेंट करते हैं उनकी प्रेसिपिटेशन को, डिटर्जेंट की प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करते हैं। ये जो बिल्डर्स होते हैं ये पॉलीवैलेंट जैसे डाइवैलेंट कैटायन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को ये पकड़ लेते हैं, और इस तरीके से ये उनको उनकी जो क्लीनिंग एक्शन है उसको रिटेन रखते हैं डिटर्जेंट्स की, और उनको प्रेसिपिटेट होने नहीं देते हैं हार्ड वाटर में। ज़्यादातर जो डिटर्जेंट बिल्डर्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्जेंट जो बिल्डर्स हैं इनको किलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। किलेटिंग एजेंट्स खास किस्म के लीगेंड्स होते हैं जिनमें मोर देन वन कोऑर्डिनेशन सेंटर्स होते हैं या सेवरल डोनर ग्रुप्स होते हैं that can bind cations through multiple coordinate covalent bonds, जो multiple coordinate covalent bonds बनाते हैं cations के साथ, कैल्शियम आयंस के साथ या मैग्नीशियम आयन के साथ। they may be bidentate, they may be tridentate, they may be tetradentate वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म के आपके पास किलेटिंग एजेंट्स मौजूद हैं। तो अगर देखें कि मल्टीपल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं पॉलीवैलेंट कैटायंस के साथ, और उनको क्या करते हैं उनके साथ उनको टाइप कर लेते हैं और प्रेसिपिटेशन से उनको डिटर्जेंट की प्रेसिपिटेशन को रोकते हैं। तो इफेक्टिव जो मोस्ट इफेक्टिव किलेटिंग एजेंट है उसको सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट कहते हैं, विच इज शोन टू बाउंड कैल्शियम आयन फिगर 12.9a। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक खास किस्म का किलेटिंग एजेंट बताया गया है जो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये खास किस्म का किलेटिंग एजेंट है जिसमें कैल्शियम आयन और ये सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर ये खास किस्म का किलेटिंग एजेंट है जो इसके साथ कंबाइंड है। और ये जो है इस तरीके से इसको क्या कर देता है, इसको जकड़ देता है इसको, और कैल्शियम आयन को जकड़ देता है, सिक्वेस्टर कर लेता है, जिसकी वजह से आपके पास जो इफेक्ट है डिटर्जेंट्स की कैल्शियम आयंस आर नॉट अवेलेबल टू प्रेसिपिटेट डिटर्जेंट्स। ये डिटर्जेंट्स को प्रेसिपिटेट नहीं कर पाते क्योंकि ये जो आपके पास लीगेंड्स हैं या जो किलेटिंग एजेंट्स हैं इनको जकड़ लेते हैं कैल्शियम आयंस को या मैग्नीशियम आयंस को। अब अगर आप गौर फरमाएं कि
मजीद जो इसके ऊपर डिस्कशन की गई है कि चूँकि कंपाउंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट, मतलब ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है इन द एनवायरनमेंट टू सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और सोडियम फॉस्फेट जो है इट इज बेसिकली नेचुरली अकरिंग मिनरल, ये एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है या प्लांट न्यूट्रेंट है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो STP है, सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट जो है, कंटेनिंग डिटर्जेंट्स, ऐसे डिटर्जेंट्स जिसमें सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट एज ए बिल्डर इस्तेमाल किया जाता है, ये सोडियम फॉस्फेट को पानी के अंदर रिलीज करता है, वो नेचुरल बॉडीज ऑफ वाटर के अंदर रिलीज करता है, जैसे लेक्स रिवर्स के अंदर। और सोडियम फॉस्फेट जो है इट इज बेसिकली अ स्टिमुलेंट दैट स्टिमुलेट्स प्लांट ग्रोथ, ये पौधे की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके नतीजे में पानी जो है यूट्रोफिकेशन हो जाती है, पानी के अंदर पानी के ऊपर एल्गी ग्रो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पानी मुकम्मल तौर पर दलदल में कन्वर्ट हो जाता है, यूट्रोफिकेशन प्रोसेस हो जाता है। तो सोडियम फॉस्फेट जो कि बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन और द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट, ये लेक्स को या रिवर्स लेक्स को या स्ट्रीम्स को यूट्रोफिकेट करता है, उनकी यूट्रोफिकेशन करता है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा नुकसान है। और ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ एनवायरमेंटलिस्ट ने चूँकि बहुत ज़्यादा वार्निंग दी है कि यू शुड नॉट, उनकी वार्निंग के मुताबिक कि सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट को ना इस्तेमाल किया जाए, तो यूनाइटेड स्टेट्स में अब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन लगाया जा चुका है सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट के ऊपर। तो अब क्या है कि चूँकि इसके ऊपर बैन लगाया जा चुका है, तो यहाँ पर जो डिस्कशन है कि सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट के ऊपर तो बैन लगाया जा चुका है, तो फिर क्या मतलब, चूँकि एक तो, और दूसरी चीज़ याद रखें कि मुख्तलिफ तमाम मुल्कों में या तमाम ममालिक में इसके ऊपर बैन नहीं लगा सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट के ऊपर, अभी भी सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट इस्तेमाल किया जाता है एज अ बिल्डर इन डिटर्जेंट्स। और यूरोपियन कंट्रीज में ये कहा जाता है कि जो रिलीज है सोडियम फॉस्फेट की फ्रॉम सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट इन नेचुरल बॉडीज ऑफ वाटर as compared to the release of sodium phosphate from agricultural runoff and from the feed lots of livestock or from the feed stocks of feed lot, मतलब ये जो आपके पास जो मवेशी होते हैं उनके जो मवेशी खाने जो होते हैं उनसे जो रन ऑफ होता है, बारिश का पानी जब उनमें बरसता है, बारिश जो है अपने साथ पानी लेकर जाती है उसको, जो एग्रीकल्चरल लैंड से या जो मवेशी होते हैं उनके जो आप कह सकते हैं जो मवेशी खाने होते हैं उनसे जो बारिश का पानी जाता है और नदियों में और दरियाओं में बहता है या स्ट्रीम्स में बहता है या लेक्स में बहता है, तो वो वहाँ पर सोडियम फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को पानी के अंदर बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी भी सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट को यूज़ किया जाता है और वो कंसिडर करते हैं कि सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट के नतीजे में जो सोडियम फॉस्फेट पानी में रिलीज होती है ये बहुत कम है बनिस्बत उसके जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ से या जो एनिमल फूड लॉट्स हैं उनके रन ऑफ से जो सोडियम फॉस्फेट पानी के अंदर नेचुरल बॉडीज के अंदर रिलीज होता है। तो फिर इसकी अभी बहुत से अल्टरनेटिव जो क्लियरेटिंग एजेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक जो क्लियरेटिंग एजेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप जो है कहते हैं यहाँ पर उसका नाम भी बताया गया है कि अभी जो एक और क्लियरेटिंग एजेंट है सोडियम नाइट्रो ट्राई एसीटेट, ये एक क्लियरेटिंग एजेंट है सोडियम नाइट्रो ट्राई एसीटेट। ये क्लियरेटिंग एजेंट है जिसको अल्टरनेटिवली इन कंपैरिजन या एज कंपेयर टू सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट इस्तेमाल किया जाता है। इस क्लियरेटिंग एजेंट को टू सिक्वेस्टर कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिटर्जेंट्स फ्रॉम प्रेसिपिटेटिंग इन हार्ड वाटर। सो अभी इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम है। इसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि जो आपके पास सोडियम ट्राई एसीटेट है, सोडियम ट्राई एसीटेट जिसको आप ये जो एक किस्म का ख़ास किस्म का क्लियरेटिंग एजेंट है जिसको आप जो है इस्तेमाल किया जाता है सोडियम नाइट्रो ट्राई एसीटेट, सोडियम नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट, सोडियम नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट जो है जिसको इस्तेमाल किया जाता है इन कंपैरिजन टू सोडियम पॉलीफॉस्फेट, इसको अभी कम इस्तेमाल किया जाता है। एक वजह तो इसकी ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि ये डिकम्पोज नहीं होता, इट डजंट डिकम्पोज।
इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होती। एज कम्पेयर टू सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट विच डिकम्पोजेज रैपिडली, जो कि बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाता है एनवायरनमेंट में। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल अभी बहुत कम किया जाता है, सोडियम नाइट्रिलो ट्राईफॉस्फेट का। तो फिर उसकी बनस्बत ज़ियोलाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और ज़ियोलाइट जो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सक्सेसफुल बिल्डर्स जो है साबित हुए हैं। ये सिंथेटिक एल्यूमिनम सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, सिंथेटिकली इनको प्रिपेयर किया जाता है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली कैल्शियम आयंस को सिक्वेस्टर करते हैं या उनको जकड़ते हैं बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस से उसको जकड़ते हैं, और जिसमें ये सोडियम आयंस को रिलीज करते हैं और कैल्शियम आयंस को ये पकड़ लेते हैं। दैट इज द आयन एक्सचेंज प्रोसेस। सोडियम आयंस ये दे देते हैं वाटर बॉडीज को, और कैल्शियम आयंस जो है उनसे ले लेते हैं, पानी से कैल्शियम आयंस ले लेते हैं, हमको जकड़ लेते हैं और सोडियम आयंस उनकी बनस्बत दे देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, तो जियोलाइट जो है ये बहुत ही सक्सेसफुल जो है बिल्डर्स हैं, डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। एल्यूमिनम सिलिकेट, सिंथेटिकली एल्यूमिनम सिलिकेट मिनरल्स हैं, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड, और यूएस में अभी भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी भी इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ बिल्डर्स। तो डिटर्जेंट्स के बारे में आज हमने पढ़ा, डिटर्जेंट्स से होने वाले इफेक्ट्स के। डिटर्जेंट्स जो है उनके साथ बिल्डर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो फॉस्फेट्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है यूट्रॉफिकेट होता है, उसका पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है। और साथ में हमने ये भी देखा कि हार्ड वाटर जो है उसका क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर, डिटर्जेंट्स की क्लीनिंग एक्शन पे या सोप के ऊपर, और किस तरीके से आप उसकी क्लीनिंग एक्शन या सोप की क्लीनिंग एक्शन या डिटर्जेंट की क्लीनिंग एक्शन को जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे डिटर्जेंट्स हैं या जो बिल्डर्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द यूट्रोफिकेशन और पोल्यूशन ऑफ वाटर। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक हमारा इख्तिताम पजीर हो जाता है। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिस्कशन करेंगे अबाउट इंशाल्लाह हैवी मेटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हैवी मेटल्स क्या हैं, और हैवी मेटल्स से पानी के अंदर किस किस्म की पोल्यूशन हो सकती है। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ तक इख्तिताम पजीर होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।